वेलकम टू नेक्स्ट जेन इकोनॉमिक्स। हम लेबर लॉ का जो सेकेंड पार्ट है उसको लेकर के उपस्थित हैं यहाँ पे। जो पीवाईक्यू ईपीएफओ का है जिसका एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, हमारी एग्जाम होने वाली है, तो उसका पीवाईक्यू हम देख रहे हैं। लेबर लॉ का वेटेज जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं सिलेबस में कि 25 से 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। लेबर लॉ इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम, तो इसको लेकर के हम अभी उपस्थित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम जो पिछले बार जो किए थे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कह रहा है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड 1952 कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड। ये दोनों के अंतर्गत 1952 वाला जो है एक्ट, उसके अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, इंजरी कंपनसेशन, ये आपका शामिल नहीं है। ये किसमें है? ये कंपनसेशन एक्ट जो है आपका 1995 में ये है। तो जो आपको पूछा है नोट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाकी देखिए लिए क्या जरूरी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और कंपनसेशन एक्ट जो है 1995 और अदर जो चीजें हैं वो क्यों जरूरत है? वो जरूरत है सोशल सिक्योरिटी के लिए। सोशल सिक्योरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी? व्हेन वी से सोशल सिक्योरिटी, इट मीन्स व्हेन लेबर there are several components, either children, women, old age people जैसे 60 हैं, 60 से ऊपर हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जिसको दिव्यांग बोलते हैं, तो ये लोग को क्या है ज्यादा जरूरत है। वुमेन, एडोलेसेंस, चिल्ड्रेन वो भी है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ये सब अगर सही ढंग से नहीं मिलेगा, अगर उनके पोटेंशियल को एक्सप्लोर हम नहीं कर पाए, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, उनको हम जॉब नहीं दे पाए, तो सब क्या है खत्म हो जाएंगे। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ क्या? डिसअपियर। तो क्या चाहिए? ये सब क्या है सोशल सिक्योरिटी इन लाने के लिए ये सब करते हैं। प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करते हैं? अपलिफ्ट करने के लिए। जिसे एक एक्टिव लेबर है, ठीक है, वर्क कर रहा है अपने यंग एज में, वर्किंग वर्कफोर्स का वो पार्ट है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब उसका भरण पोषण कैसे होगा? हु पे द एक्सपेंडिचर, देयर एक्सपेंसेस। तो उसी को करने के लिए, उनको पूर्ति करने के लिए या कोहेरेंस लाने के लिए क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाते हैं। प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ जो है, कंपनसेशन एक्ट जो है, ये सब आपको क्या है? उसी का हिस्सा है। ठीक है, अब आपसे कुछ पैसा सरकार जमा कराएगी, सरकार उतना मिला देगी। आप जब रिटायर्ड करेंगे तो क्या होगा? रिटायरमेंट पेंशन ये सब के रूप में आपको मिलेगा, ताकि आप अपने जरूरत का, ह्यूमन क्या है वांट्स उसका बहुत ज्यादा है, अगर ये काम नहीं हो तो क्या होगा? वो अपना सारा पैसा खर्च कर देगा। तो इसलिए ये किया जाए। बहुत सारा पेंशन स्कीम्स है, अटल पेंशन योजना, ये सब वगैरह। ठीक, तो यही है। तो आपका क्या है? ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है ये सब। और देख लिए कि कौन कौन सा उसमें है। अगर आप देखते हैं, ये डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 में आया था। ठीक है, ये जीवन बीमा कवरेज करने के लिए आया था, लाइफ इंश्योरेंस। तो उसके बाद फिर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ये क्या 1995 में, कर्मचारी पेंशन योजना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 में। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, और इंजरी कंपनसेशन एक्ट जो है वो क्या है? इसका हिस्सा नहीं है। इतना चीज इसका हिस्सा है और ये इसका हिस्सा नहीं है। इंजरी कंपनसेशन एक्ट नॉट अ पार्ट ऑफ। हाँ, तो आपको ये कब आया था? इंजरी कंपनसेशन एक्ट कब आया था? 1923 में, यानी सबसे पहले ये आया। वर्क प्लेस पे अगर इंजरी होती है तो ये एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी है कि उसको क्या करे? कंपनसेट करे, क्योंकि उसके काम में, अगर वर्क फोर्स अच्छा काम करता है, लेबर अच्छा काम करता है, प्रोडक्टिव वर्क करता है, ठीक है, इफिशियंट प्रोडक्शन है,
तो क्या हो जाएगा आपको, तो जो प्रॉफिट होगा ये किसको मिलेगा, जो एम्प्लॉयर है उसको प्रॉफिट मिलेगा, लेबर को तो वेज मिलना है, अच्छा करे, खराब करेगा निकाला जाएगा उसको, और अच्छा करेगा तो उतना ही फिक्स मिलेगा। तो इसीलिए कंपनसेशन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसको पहले बोलते थे वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, जिसको पूर्व में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम बोलते थे, इसके संदर्भ में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है इस एक्ट के संदर्भ में। तो देखिए, इट इज नॉट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, देखिए भाई, सोशल सिक्योरिटी तो जितना भी आप वर्कफोर्स के लिए कर रहे हैं, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। हमने समझा दिया कि सोशल सिक्योरिटी क्यों जरूरत है, जब वो एक्टिव लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का हिस्सा नहीं होंगे, फिर भी एक्सपेंसेस होगा, खर्च तो फिक्स है, वो तो होना ही होना है, ठीक है, उस समय कौन उसको पे करेगा, नहीं अगर होगा तो क्या हो जाएंगे, हाशिए पे मार्जिनलाइज हो जाएंगे। तो इसीलिए तो ये तो पहला तो आप देख सकते हैं कि ट्रू है। कह रहा है कि इट्स नेम हैज बीन चेंज टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इन किसमें, तो क्या हो जाएगा ये, हाँ इसका नाम जो है चेंज हुआ था, और उस सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा ये नहीं है जो पिछले वाला देखे थे। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम कंपनसेशन टू इवेंट ऑफ डेथ, नहीं, इट डज नॉट प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज, जो व्यावसायिक बीमारियों के लिए मुआवजा प्रदान करता है, क्या उसके लिए नहीं है, हाँ जी है ये, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत। हाँ, इसका नाम चेंज हुआ है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 2009 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, व्हाट आर द प्रोविजंस। प्रोविजंस यहाँ पे ये है, कह रहा है कि प्रोविजंस क्या, देखिए तो, कि एम्प्लॉयर लायबिलिटी कौन देगा, ये जो कंपनसेशन है, हु विल पे द कंपनसेशन, तो एम्प्लॉयर जो वर्क में लगा रहा है वो इसको कंपनसेट करेगा अगर इंजरी होता है तो। किस पे है, तो पर्सनल इंजरी पे, दुर्घटना के समय व्यक्तिगत चोट, और ऑक्यूपेशनल डिजीज, जैसे कि मान लीजिए कुछ आपका केमिकल इंडस्ट्री है और उस तरह से काम करने के समय इंजरीज होता है, उसको कंपनसेट कौन करेगा, यही करेगा, ठीक है, एम्प्लॉयर विल कंपनसेट द क्या, एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए कि एक्सेप्शन क्या है आपका, तो एक्सेप्शन है कि अगर डिसेबिलिटी 3 दिन से कम है तो क्षतिपूर्ति नहीं होगा। अब मान लीजिए कुछ पैर उड़ जो है मोच गया है, फ्रैक्चर नहीं है, और 3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, एम्प्लॉयर विल नॉट कंपनसेट, ठीक, ये है। अगर इंजरी काउज क्या, विलफुल डिसोबीडियंस, जानबूझ करके अगर किया गया है इंजरी, तब भी क्या होगा, कुछ लोग जो है हाथ में बैंडेज लगा लेंगे और कंपनसेशन मांगेंगे, विल दे गेट कंपनसेशन, नो। तो ये कहा गया है। विलफुल रिमूवल ऑफ सेफ्टी गार्ड, अगर वर्क प्लेस पे सेफ्टी गार्ड का प्रोविजंस है, अगर आप हेड गियर जो होता है हेलमेट आप नहीं पहन के जा रहे हैं, या और सारे जो अप्लायंसेस है, सेफ्टी अप्लायंसेस अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, तब इंजरीज हो गया है, तब क्या होगा, जानबूझ कर करके अगर आप किए हैं, कंपनसेट नहीं होगा। और ये कंपनसेशन फॉर एक्यूपेशनल डिजीज लिस्ट है शेड्यूल 3 में। देखिए लेबर लॉ जो है बोरिंग है, ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम लोग को कवर तो करना ही पड़ेगा। तो इससे भी सवाल बन सकता है कि कंपनसेशन एक्ट में ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है, ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए जो कंपनसेशन मिलना है वो किस शेड्यूल में है, तो शेड्यूल 3 में है, आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग सच डिजीज क्या है, जैसे कि ट्रीटेड इंजरी बाय इंसिडेंट, अगर इस तरह का कुछ डिजीज है जो शेड्यूल 3 में लिखा गया है तो क्या मानेंगे, दुर्घटना से चोट हुई के समान मानेंगे, और एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपको कंपनसेट
करेगा। ठीक है। अब उसी तरह से कंपनसेशन क्या है, बेस्ड ऑन इंजरी, जिस तरह का इंजरी हुआ है, आपका एज, उम्र और मंथली वेजेज, ये सब के हिसाब से चोट की प्रवृत्ति, आयु और मासिक वेतन के आधार पे क्या होगा, आपको मिलेगा। अगर डेथ हुआ है तो 50% ऑफ मंथली वेजेज इनटू कुछ एज बेस्ड फैक्टर होता है, और मिनिमम कम से कम 1,20,000 रुपया तो मिलना ही मिलना है, जो भी ज्यादा होगा वो चीज मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर परमानेंट या टोटल डिसेबिलिटी पे क्या मिलना है, 60% ऑफ मंथली वेज इनटू क्या, रिलेवेंट फैक्टर, और मिनिमम क्या होना चाहिए, 1,40,000, जो भी उसमें से ज्यादा होगा वो मिलेगा आपको। ये अस्थाई विकलांगता हो गया, पैर कट जाना, ये सब। परमानेंट पार्शियल डिसेबल, ये डिसेबलमेंट में क्या मिलेगा आपको, जब अस्थाई आंशिक विकलांगता है, वो भी अस्थाई है, जैसे उंगली कट गया, इस तरह के चीज में अब जुड़ नहीं सकता है लेकिन आंशिक है, तो क्या होगा आपको, वही शेड्यूल 1 में जो लिखा हुआ है, वो शेड्यूल 3 में था ऑक्यूपेशनल वाला लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। तो शेड्यूल 1 के अनुसार जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको टेम्पोररी डिसेबलमेंट, कभी कभी है कि कुछ चीज है कि सही हो जाएगा, इंजरी है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, 25% ऑफ मंथली वेज पेबल एट इंटरवल, कुछ कुछ समय में आपको क्या मिलेगा, निर्धारित अंतराल पे आपको मिलेगा। अब इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कौन कौन है, तो कमिश्नर फॉर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, जैसे सिविल कोर्ट की तरह जो है वो आपको वर्क करता है, कार्य करता है। विवाद का जो निपटारा होता है, वो क्षतिपूर्ति, ये सब उसका कौन करता है, ये कंपनसेशन फॉर जो डिसीज वोमेन है, फिर लीगली डिसेबल्ड फॉर वर्कर है, मस्ट बी क्या, डिपोजिटेड विथ कमिश्नर। किसके पास क्षतिपूर्ति के लिए जमा होगा, तो कमिश्नर के पास। ठीक है, नेक्स्ट। और सेक्शन 25A, ये याद रखिए, वहां शेड्यूल 3 था ऑक्यूपेशन, बार बार हम इसीलिए रिपीट कर रहे हैं, शेड्यूल 3 जो था वो क्या था आपका, ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या क्या है उसका लिस्ट था। शेड्यूल 1 में क्या था, पार्शियल टेम्पोररी क्या मिलेगा उसका दिया हुआ है आपको। और सेक्शन 25A मैंडेट करता है डिस्पोजल ऑफ केस विद इन 3 मंथ्स ऑफ रेफरेंस, ये जो केस है, ये जो हुआ है, ठीक है, 3 महीना के भीतर आप इसको क्लियर करिए, निपटाइए। एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन क्या है, जो आपको नौकरी पे रख रहा है उसके लिए ऑब्लिगेशन क्या है, तो कर्मचारियों को उनके अधिकारों की सूचना देना, लिखित चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कि, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेंटल एक्सीडेंट रिकॉर्ड, जो भी घटना आपके इंडस्ट्री में हुआ है उसका क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, पे कंपनसेशन प्रॉम्प्टली, शीघ्र जितना जल्दी संभव हो वो भुगतान करेंगे। अब इंजरी हो गया है, बाद में आप करेंगे भुगतान, वो इलाज कैसे कराएगा। ठीक है, सो एम्प्लॉयर क्या करना चाहिए, जितना प्रॉम्प्ट हो सके उसको पे करे, और देरी अगर होगा तो क्या करना पड़ेगा, फाइन और इंटरेस्ट के साथ उसको देना पड़ेगा। कुछ इंपोर्टेंट संशोधन किया गया इसमें, क्या किया गया, 2010 में इसका नेम चेंज हो गया वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, उससे हट करके क्या हो गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 2009 रखा गया। ठीक है, 9। 2017 में भी क्या होता है, नियोक्ता एम्प्लॉयर की ड्यूटी टू इन्फॉर्म वर्कर्स टू देयर राइट मेड मैंडेटरी, आपको उस फैक्ट्री में जितने भी सुविधा मिलेंगे उसको बताना, एम्प्लॉय को बताएंगे अपने लेबर को कि आपको ये मिलेगा, तो एक चार्ट होगा जिस तरह से। ठीक है, ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये क्या है आपको, हाँ, अगर पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, दंड फिर बढ़ाया जाएगा उसको। ठीक है, 2020 वेस्ट सीलिंग
फॉर कंपनसेशन क्या हो गया, इसको इंक्रीज कर दिया गया। देखिए डीए होता है ना, डियरलेस अलाउंस होता है। अभी 8th पे कमीशन का सिफारिश आया है कि किस तरह से लेवल 10 लेवल 11 इस तरह को आपको किया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ेगा किस तरह से, तो आप यहाँ पे देखेंगे उसी तरह से महंगाई के हिसाब से इसको क्या किया गया, बढ़ाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इज कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, ठीक है। कौन सा विधान व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है। अब देखिए ऑप्शन, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। तो ये क्या है, पूरा कंप्लीट है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये क्या है, कंप्रीहेंसिव है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या करता है ये दोनों को प्रोवाइड करता है, दोनों को, मतलब दोनों जब बोलेंगे तो क्या होगा, कर्मचारी के अलग अलग जो जोखिम होगा उसको वो प्रोटेक्ट करता है। ये कब आया था, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब आया था, 1948 में आया, ठीक है। और जिसे कहते हैं ना कि कोई भी स्कीम अम्ब्रेला टर्म है, मतलब उसमें सारे प्रोविजंस हैं, जस्ट लाइक दैट। इसमें मेडिसिनल बेनिफिट आपको मिलता है, इसमें सिकनेस बेनिफिट मिलता है, अगर आप सिक हैं, अगर प्रमाणित कर दिए बीमारी के दौरान वित्तीय सहायता भी आपको मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। जब मैटरनिटी होगा उस समय आपको, अभी 26 सप्ताह हो गया, 26 वीक, ठीक है, ये हो जाता है आपको। उसके बाद डिसेबलमेंट बेनिफिट, ये तो यही जो है आपका, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसी का ये सब क्या है, पार्ट है। दैट्स व्हाई एम्प्लॉय आपको स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है ये क्या है, कंप्रीहेंसिव है, ठीक। डिपेंडेंट्स बेनिफिट, ये हो गया आपको। उसके बाद फिर क्या, जो खर्च होता है फनरल पे, मतलब जब दाह संस्कार पे जो खर्च होता है उसमें भी क्या होता है, मिलता है उसके डिपेंडेंट को। अदर भी कुछ लेजिस्लेशन है लेबर लॉ में इससे रिलेटेड। अब देखिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया, वो तो आपको ईएसआई जो है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट एक्ट जो था, ईएस इंश्योरेंस, ये कब आया आपको, 1948 में, ठीक है। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया, 1961 में। फिर इसको आपको अमेंड किया गया और 26 वीक किया गया 12 वीक से, ठीक है, मैटरनिटी को बढ़ाया गया। उसके बाद आपको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 देख चुके हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस 1952। ये चीज बार बार जब आप पढ़ेंगे तब आपको याद रहेगा, ऐसे सोचेंगे कि याद रहे, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज है आपका। ऑब्जेक्टिव क्या है, सारा का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, यही सब आपका है। की फीचर्स क्या है, तो वही स्टेट इंश्योरेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो ये अलग अलग तरह का कुछ स्कीम्स होता है, कुछ क्या होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए होता है। तो ये उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर आपको इतना परसेंट ऑफ वेज, 3.25% ऑफ वेज जो है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय क्या करता है, 0.75% ऑफ वेज जो है कंट्रीब्यूट करता है। वेज लिमिट कवरेज कितना, आपको 21,000 पर मंथ, और पीडब्ल्यूडी के लिए, विकलांग जो है उनके लिए 25,000 पर मंथ, कम से कम इतना होना चाहिए। अप्लीकेबिलिटी क्या है, तो वैसा फैक्ट्रीज जिसमें 10 से अधिक वर्कर हैं, कुछ कुछ स्टेट में जो है 20 से अधिक, चूंकि स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है तो
कहीं कहीं पे 20 या 20 से अधिक, लेकिन मैक्सिमम जगह पे 10 या 10 से अधिक होते हैं। ठीक है, कहाँ कवर होगा ये? होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाज, रोड ट्रांसपोर्ट, बाकी प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब आप देख सकते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलेगा इसका? मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा, फुल मेडिकल केयर जिसे बोलते हैं ना, रेलवे में हॉस्पिटल है और अदर जगह पे भी आपको, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो उसका अगर अस्पताल खुद का नहीं है तो दूसरे जगह जब आप जांच कराएंगे, इलाज करवाएंगे, वहां पे क्या करेगा? दे विल कंपनसेट, दे विल असिस्ट यू। सिकनेस बेनिफिट एक्ट में क्या होता है यहाँ पे? तो इसमें 70%, 70% ऑफ एवरेज डेली वेज अप टू 91 डेज अ ईयर आपको क्या है? सर्टिफाइड सिकनेस के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट है वो क्या हो गया यहाँ पे? 26 सप्ताह कर दिया गया, 26 वीक। और इसमें क्या है? 100% वेतन मिलेगा, कोई भी कट फट नहीं होगा, आपका जो वेज है वो कट नहीं होगा 26 सप्ताह तक। डिसेबलमेंट बेनिफिट एक्ट क्या है इसमें? तो 90% ऑफ वेज एज लॉन्ग एज डिसेबिलिटी लास्ट। अगर आपको उस इंडस्ट्री में हुआ है, डिसेबलमेंट हुआ है, तो 90% ऑफ वेज तब तक मिलेगा जब तक क्या हो? आपका डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो। अगर आजीवन है तो आपको आजीवन मिलेगा। ठीक है, फिर क्या? डिपेंडेंट्स बेनिफिट, इसमें 90% ऑफ वेज पेड इज क्या? मंथली पेंशन टू डिपेंडेंट इफ डेथ इज ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अगर आपको उस इंडस्ट्री में काम के दौरान अगर कुछ हुआ है इंजरी और उसका डेथ हुआ है, तो जो नॉमिनी है, ठीक है, जो डिपेंडेंट है उनके, उनको क्या मिलेगा? 90% ऑफ जो है मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा, वेतन का 90%। अदर बेनिफिट्स क्या है? तो 15,000 रुपया मिलता है पर्सन लास्ट रिट्स के लिए, जब अंतिम संस्कार करना है तो 15,000 रुपया मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, जिसको क्या बोलते हैं? राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। इसमें क्या होता है? आप मान लीजिए कि हटाया जा रहा है, ठीक है, पर्सन अगर ड्यू टू रिटायरमेंट और परमानेंट इनेबिलिटी, इसके कारण से अगर हटाया जा रहा है तो उसके लिए कुछ मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इतना सब देखने के पीछे मात्र एक रीजन है। क्या है वो रीजन? क्या है? ताकि हम बार बार इसको पढ़ें, लेबर लॉ से क्वेश्चन, देखिए फिजिक्स, जो साइंस है, जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ये सब बचपन से सब पढ़ता है, लेकिन लेबर लॉ नहीं। तो इसका, और इसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, अकाउंट्स में थोड़ा कम है, ऑडिट में थोड़ा कम है, लेबर लॉ ज्यादा है। सो फोकस करने का जरूरत है। ठीक, चलिए, कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेट्युटी? ग्रेट्युटी क्या? पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट। तो इसमें आपको कितना लिमिट है मैक्सिमम? अब यहां देखिए ऑप्शन, 3 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख और क्या? 10.5 लाख। क्या ऑप्शन है? तो पहला नंबर तो कि ये समय समय पे क्या होता है? संशोधित किया जाता है, बदलता है, तो हम कुछ अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनली जब एक्ट बना था तो क्या था? 3.5 लाख रुपया। ठीक, और 2009 में इसको अमेंड करके क्या कर दिया गया? 10 लाख रुपया। 2018 में अमेंड करके क्या कर दिया गया? 20 लाख रुपया। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समतुल्य हेतु कितना मिलता है? 20 lakhs in 2018। सो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया उस समय पे नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भेग है। पूछना क्या था? पूछता कि ओरिजिनल में या कुछ ये टाइम दे करके, तो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया। ठीक, चलिए। अब इसमें क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। भारतीय संविधान के किस भाग में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सम्मिलित किया गया है? कौन सा है वो? तो आप जानते हैं डीपीएसपी। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 43A कहता है क्या कि वर्कर का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में भी क्या है, होना चाहिए। आप उससे पूछेंगे, जो काम कर रहा है कम से कम उससे सलाह ले लीजिए, अच्छा क्या जरूरत है बताओ तो, क्या करेंगे ताकि सुविधा मिलेगा वर्कर को भी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये डीपीएसपी करता है। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? व्हाई इट इज नॉट इन्फोर्सेबल? डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये? जबकि जो फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट में, अलग अलग रीट के माध्यम से, अपील के माध्यम से कोई हाई कोर्ट जा सकता है। जैसे 226 और 32 आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और 226 में कहाँ जा सकते हैं? आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। कब? जब आपके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो। ठीक है, तो ये है। और ये क्या है? रेजोनेबल रिस्ट्रिक्शंस। फंडामेंटल राइट जो है परमानेंट नहीं है, ऑल्दो इट्स फंडामेंटल इन नेचर, बट इट्स नॉट सैक्रोसेंट, नॉट परमानेंट। सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन में कभी कभी क्या हो सकता है, इसका हनन किया जा सकता है, ब्रिज आउट किया जा सकता है, टेक आउट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मार्शल लॉ के समय, इमरजेंसी लगा हो उस समय। तो डीपीएसपी जो है, हमारे जो फोर फादर हैं, हमारे जो संविधान निर्माता हैं, वो कुछ चीजें डीपीएसपी के तहत रखे थे, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। नीति मतलब क्या होता है? अ लीडर, जिसको बोलते हैं नेता, अ लीडर शुड हैव इथिक्स। नेता के पास नैतिकता होना चाहिए। तो नीति निदेशक तत्व। और देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन क्या, वांट्स एंड रिसोर्स। तो जब हम आजाद हुए थे तो हमारे पास क्या क्या था, वांट्स जो था हमारे पास वो बहुत होता है, इंडस्ट्री भी लग जाए, ये भी हो जाए, हमको जो राइट्स जो है, पॉलिटिकल राइट्स भी मिल जाए, इंडिविजुअल राइट्स भी मिल जाए, प्रोफेशनल राइट्स भी मिल जाए, कुछ हम जॉब वगैरह कर रहे हैं, हर चीज सही हो जाए, बट हमारे पास रिसोर्स क्या है, सीमित थे। तो कुछ चीज को जो अत्यंत जरूरत था, दोज आर फंडामेंटल इन नेचर लाइक फंडामेंटल राइट्स, उसको प्रायोरिटाइज किया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, तो डीपीएसपी का प्रायोरिटी क्या है, दूसरे नंबर पे, कि जब देश धीरे धीरे विकास करेगा तो इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और राज्य को आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, गाइड के रूप में है, नीति है। ठीक, उसको निर्देशित किया गया, बट दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, कि तुरंत अभी करो, ये नहीं। अगर राज्य ऐसा करे तो अच्छा होगा। तो ठीक है, तो यही है कि वर्कर प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43A में निहित है। ठीक है, तो ये है। 43B क्या कहता है? 43B रेस्ट्रिक्ट करेगा बच्चा का एम्प्लॉयमेंट। ठीक, आगे देखते हैं। और ये कब लाया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी की सरकार थी और ये लाया गया। तो उसमें कहा गया है, द स्टेट शैल टेक अ स्टेप बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और एनी अदर वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट और अंडरटेकिंग्स एस्टेब्लिशमेंट, क्या, ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री। अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कहा गया कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा क्या करेगा, या अन्य किसी उद्योग में जो शामिल हैं, अंडरटेकिंग, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें श्रमिकों की भागीदारी प्रबंधन में, मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आप पूछेंगे तब ना बढ़िया से होगा। मैनेजमेंट किसके लिए कर रहे हैं? लेबर के लिए, रिसोर्स के लिए, लैंड के लिए, कैपिटल के लिए, ये सब के लिए आप मैनेज कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, और क्या हो रहा है,
प्रोडक्टिविटी भी आपका ऑप्टिमम होता है। देयर मस्ट बी एन इथिकल बिजनेस, ठीक है, तो ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टू बी कंस्टिट्यूटेड, सबसे पहले कौन बना? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, नैम न्यूज नेटवर्क और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ? 19 सबसे सबसे पहले तो आपका 1947 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सॉरी क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कब? 1947। यूनाइटेड न्यूज ये क्या है? 1959। और यूनाइटेड, हाँ, उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 में गठित हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, नोट काउंसिल। और नैम नेटवर्क जो है वो 2005 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991? अलग अलग समय में हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया। 1956 का भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। जब हम आजाद हुए थे उस समय हमें क्या है, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत, ठीक है। उसके बाद 1991 में जब एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 1991 के औद्योगिक नीति के बारे में कौन सा कथन सही है? कभी कभी सही नहीं है, पूछता है। ओनली 5 इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक एंड एनवायरमेंटल कंसर्न रिक्वायर इंडस्ट्रियल लाइसेंस। सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरणीय चिंताओं से संबंधित केवल 5 उद्योगों के लिए ही औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता थी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लाइसेंस का जरूरत नहीं होगा। पहले प्रोडक्शन में भी लिबरलाइजेशन, देखिए बात क्या है कि अब अंग्रेज हम पे शासन कर रहा था, ठीक है, इंग्लिश पीपल जो है वो हम पे शासन कर रहा था। हम आजाद हुए, नया देश के रूप में हम स्टेब्लिश हुए। पहले देश का कंसेप्ट नहीं था, इंडिया वाज नॉट अ नेशन, अलग अलग राजा थे। तो एक जो किंगडम है, अलग अलग राज्य है, ठीक है। तो देयर वाज नो एनी कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज ए नेशन। भारत का राष्ट्र के रूप में कोई इस तरह का प्रावधान या कंसेप्ट नहीं था। जब आजाद हुए, नया नेशन था, तो हमारे जो नेता थे उनको डर था कि कहीं फिर से वो औपनिवेशिक जो कॉलोनियल जो चीज है, हमारे ही बिजनेसमैन या विदेशी जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके फिर से ये चीज दोहराया नहीं जाए। कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, चीजें दोहराती है, ठीक है, इतिहास दोहराती है। तो इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या की कि बहुत सारे, अधिकांश जो प्रोडक्शन है सामान का वो खुद गवर्नमेंट करेगी। ये पहले था बिफोर 1991। व्हेन आई से 1991 देयर इज अ डिमार्केशन ऑफ एलपीजी, बिफोर एलपीजी एंड आफ्टर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसी में पहला ऑप्शन कहता है, क्या कहता है पहला ऑप्शन? कि 5 इंडस्ट्री छोड़ करके, जो कि किससे संबंधित है? जो आपका पर्यावरण से संबंधित है, सिक्योरिटी से संबंधित है, बहुत ही देश के अखंडता के लिए बहुत जरूरी है, सामरिक महत्व को जो रखता है, उसको छोड़ करके और इंडस्ट्री खोलने में लाइसेंस को क्या किया गया? लिबरलाइज किया गया। दैट्स व्हाई इट सीम्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड देखिए, एन इन्वेस्टर नीड नोट फाइल एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। निवेशक को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। नहीं जी, गलत है। देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन इन अ स्मॉल स्केल
सेक्टर, सूक्ष्म और घरेलू क्षेत्र के उत्पाद में आरक्षण नहीं है। अभी भी एमएसएमई को लोन मिलना, सब्सिडीज मिलना, ये सब क्या है, छोटे छोटे उद्योग में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि वो उतना एफिशिएंट लेवल पे नहीं जाता है, कम इन्वेस्टमेंट में खुल जाता है, तो दैट्स वाई गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है इसको। तो ये गलत है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर हैज बीन इनहेंस्ड। सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योगों की संख्या क्या की गई, बढ़ाई गई। ठीक है, तो आप देखें, कभी कभी चीजें क्या होता है कि आप केवल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और पकड़ा जाएगा, जैसे कि बिजनेस क्या है, एथिक्स से जोड़ते हैं उसको, तो आपको लग रहा है कि जब एलपीजी आया होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है उद्योग उसको छोड़ करके बाकी को लिबरलाइज किया गया होगा। अभी तो डिफेंस में भी क्या हुआ, एफडीआई को बढ़ाया गया है। ठीक है, आइए इसका देखते हैं। तो अब देखिए 1991 का जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ठीक है, इसका क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजंस हैं, ये भी देखेंगे, क्या फीचर्स हैं। तो क्या कर रहा है, पॉलिसी ड्रास्टिकली रिड्यूस, जो लाइसेंस की पॉलिसी है, लाइसेंसी राज, वो क्या किया गया, रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम 18 से 6। पहले 18 लाइसेंस का, 18 तरह के पेपर का जरूरत पड़ता था, उसको क्या कर दिया गया, 1/3, इट मीन 6। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, फर्दर 5 इंडस्ट्री पे क्या है, लाइसेंस की आपको जरूरत, ये किया गया। ठीक है, फिर क्या है कि दीज आर इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, इन्वायरमेंटल, ऑलरेडी हम लोग देख चुके। यानी इन्वेस्टर नीड टू फाइल क्या, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, तो आप देख लिए यहाँ पे, ये क्या है, असत्य नीड नोट। भले ही लाइसेंस की आवश्यकता अधिकांश में समाप्त हो गई, लेकिन निवेशक को सरकार के साथ पंजीकरण तो कराना पड़ेगा। आप पंजीकरण नहीं कराएंगे, कंपनी एक्ट कहता है, तो कैसे आप मतलब शुरू करेंगे। जैसे ही आप पंजीकरण करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि सरकार का जो एक्ट है उसके अंतर्गत आप क्या है, बंध जाते हैं। व्हेन इंडिया साइंड अ ट्रीटी विथ अदर नेशन, तो क्या होता है, पार्शियली ही क्या होता है, उसके साथ वो अटैच होता है, उसको फॉलो करना होता है, जस्ट लाइक दैट। अगर आप पंजीयन नहीं करेंगे तो लेबर को आप कंपनसेशन नहीं देंगे, ईपीएफओ की पॉलिसी जो है आप उसको मतलब फॉलो नहीं करेंगे, और आप कोर्ट भी अगर जाएगा, गवर्नमेंट जाती है, तो आप क्या करेंगे, कहीं हमने तो साइन नहीं किया। सो यू मस्ट, एन इंडस्ट्री मस्ट हैव साइन क्या, रजिस्ट्रेशन। फिर क्या कर रहा है, देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन इन स्मॉल स्केल सेक्टर्स, तो ये भी क्या है, गलत है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का जो है, 91 की जो नीति है, उद्योग नीति, उसमें कुछ क्या है, प्रोडक्ट को आरक्षित किया गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसको घटाया गया, और ये 2015 में इंटायर लिस्ट हुआ क्या, डी रिजर्व। जितना भी चीज था कि गवर्नमेंट ही इसको प्रोड्यूस करेगी, उस सबको हटा करके क्या किया गया, आपका खत्म किया गया पूरा का पूरा, कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ सकती है और प्रोड्यूस कर सकती है। एमएसएमई भी ऐसा नहीं कि केवल एमएसएमई ही बनाएगी, कोई भी कंपनी जो है बना सकती। द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर हैज बीन क्या, रिड्यूस, इनहेंस, मतलब कि पब्लिक जो है, गवर्नमेंट जो है, अब ज्यादा रिजर्व इंडस्ट्री को रखेगी, ज्यादा तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी, ऐसा था क्या, डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी अपनाई जा रही है, डिस इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, अगर पीएसयू घाटे में चल रही है तो क्या होगा, उसको लिबरलाइज कर दो, बेच दो, प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दो, दे दो। तो कर ही नहीं रही है, जो पीएसयू में वर्क कर रहा है उसको मिल रहा है वेतन, अच्छा वेतन, स्टैंडर्ड वेतन। उसके बाद भी अगर पीएसयू घाटे में है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट कर दीजिए, या तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए, या तो क्या है, कंप्लीट कर दीजिए। तो ये चीज, तो क्या हो गया, लास्ट जो है वो गलत है, इनहेंस नहीं बल्कि क्या हो गया, रिड्यूस किया गया पब्लिक सेक्टर
उद्योगों की संख्या। उसके बाद 9 तो समझ गए आप इधर, तो इसको रिड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको आज मनरेगा के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, एमजी नरेगा इसके नाम से जानते हैं, इसके संदर्भ में आप देखिए, इनहेंसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन कहा, रूरल एरिया, रूरल इंडिया में आप क्या करते हैं। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण भारत में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने हेतु कम से कम 100 चीज की गारंटी देता है। अब इसमें देखिए ऑप्शन, कह रहा है कि डे ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एबल एडल्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये सही है कि गलत है। 100 दिन का रोजगार आपको केवल क्या मनरेगा के तहत आईटी सेक्टर में मिलता है? नहीं, ये क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि डे ऑफ गारंटीड वेज इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट ऑफ रूरल हाउस होल्ड। हाँ, 100 दिन का आपको वर्क मिलता है, 100 डे का, तो अगर नहीं दे पाए तो आपको ऐसे ही मिलेगा पैसा, वेज मिलेगा। तो ये क्या है, गारंटीड आपको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट। फिर क्या है, ग्रामीण परिवारों के बच्चों को एक वित्तीय वर्ष में भोजन, ऐसा मनरेगा के तहत तो नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 9, तो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या देखें, 100 डे का आपको गारंटीड मिलता है। हम्म, अब देखिए, ये जो एमजी नरेगा है वो क्या है, लीगल राइट, इट इज अ लीगल राइट, आपका क्या है, वैधानिक अधिकार है, केवल योजना नहीं है। ये लोगों को क्या करता है, सशक्त बनाता है। वैसे लोग जो अर्न नहीं कर सकते हैं या बहुत कम कर पा रहे हैं या जिनको रोजगार नहीं मिला, 100 डे ऑफ जो वेज, पेड वेज है, आपको एम्प्लॉयमेंट ये मिलता है। ये क्या है, केवल स्कीम नहीं बल्कि क्या है, एक लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार हमारा है, ठीक है। करे कि इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ अप्लाइंग अप्लीकेंट्स, अगर कोई एप्लीकेशन डाला है मनरेगा में काम करने के लिए और उसको नहीं मिला, तो विद इन 15 डेज क्या होगा, उसको एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं मिला तो क्या होगा, अलाउंस मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता उसको मिलेगा, ठीक है। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, द वर्क प्रोवाइडेड इज टाइपिकली क्या होता है, अनस्किल्ड होता है, मैनुअल होता है। तभी जब मैकेनाइजेशन हो रहा था राजीव गांधी के समय में, कंप्यूटराइजेशन जब हो रहा था, लोग उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। कभी कभी कहा जाता है कि जो मनरेगा के तहत जो जॉब मिलता है उसमें क्या है, गड्ढा खोदो फिर से भरो, वो सिचुएशन। बट आप लेबर को जब मोबिलाइज करेंगे, अच्छे ढंग से जब यूटिलाइज करेंगे, तब क्या होगा, आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। और मनरेगा का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी एक तरह से कह सकते हैं, मनरेगा है, एक स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी नहीं, ठीक। हालांकि भलरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को तो वो बचा ही रहा है। मनरेगा क्या है, एक विजन है, ठीक है। इंक्लूसिव क्या है, समावेशी है, ये सबको लेकर के कार्य करने को इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार को बिना भेदभाव किए हुए क्या करता है, इसका मेंबर बन सकते हैं अगर वो एडल्ट हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है कि व्हिच ऑफ कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम्स टू हेल्प बिल्ड और अपग्रेड ड्वेलिंग यूनिट ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, निम्नलिखित भारत सरकार के कार्यक्रमों में से एक का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण परिवारों के आवासों के निर्माण या उन्नयन में सहायता करना है। कौन सा, जो नीचे दिया हुआ है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नो।
जवाहर रोजगार योजना नहीं, इंदिरा आवास योजना के तहत, नाम ही है आवास, तो वहां के तहत क्या मिलता है, आवास का निर्माण होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, द नेम हैज चेंज्ड। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, तो नहीं, ये नहीं है। सो नाम ये कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आसानी से बनाए जा सकते हैं। चलिए, कब इसका शुरुआत हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी जब रहेंगी उसी समय शुरुआत हुआ होगा, तो 1985 में इसका शुरुआत होता है, इंदिरा आवास योजना का। ठीक है। मुख्य उद्देश्य पता ही है, आवास मिलेगा। द इंदिरा आवास योजना जो है क्या है, रिलॉन्च हुआ, रिस्ट्रक्चर्ड हुआ, फिर से क्या किया गया, पुनर्संरचना इसका किया गया 2016 में, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसका नाम रखा गया, ब्रॉडर गोल ऑफ हाउसिंग टू ऑल, सबको घर मिलेगा 2022 तक इसके तहत। क्या सबको घर मिल गया, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग, अच्छे ढंग से गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और एफोर्डेबल रेट पे घर उपलब्ध करा रही है। ठीक है। तो 2016 में इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें क्या है, सुनने से ही लग रहा है कि सबको घर मिलना चाहिए, तो फिर भी देख लेते हैं। लॉन्च बाई किसके द्वारा, कौन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। एम क्या है, तो बेसिक एमिनिटीज आपको हाउसेस में मिलेगा, लिविंग कच्चा, जो उस तरह से कच्चा हाउस में रह रहे हैं रूरल एरिया में, उनको बेघर और कच्चे जर्जरों में रहने वाले लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना। अब केवल पक्का घर ही नहीं रहेगा, उस घर में नल होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये सब चीज है। ठीक। एक गवर्नमेंट जो है वो अपने सब्जेक्ट के लिए इस तरह से सोचना, अगर सोचने लगती है, मतलब गवर्नमेंट, गवर्नेंस, शासन जो है सही दिशा में जा रहा है। गवर्नेंस इज क्या, मूविंग टुवर्ड्स बेटर डायरेक्शन। राज्य जो है कल्याण का मार्ग है, राज्य क्या करती है, लोगों का कल्याण सोचती है, खास करके सोशलिस्ट नेशन में। ठीक। ऑल्दो वी आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स क्या, कैपिटलिज्म, हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, उसके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये जरूरी है, बट वी हैव नॉट क्या, वी हैव नॉट लिव द क्या, कैरेक्टर ऑफ सोशलिज्म। राज्य सब्जेक्ट का, राजा और प्रजा का रिलेशन जो होता है। ठीक है। तो क्या हो गया, हाँ, वही है, रिमैप्ड किया गया इसको, जो है उन्नत संस्करण है इसका इंदिरा गांधी का, उसको, और हाउसिंग सारा रूरल एरिया में यूनिट साइज क्या होगा, कम से कम 25 स्क्वायर मीटर का आपको किचन उचन सब मिलेगा, किचन सहित है। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होता है, तो अगर मैदानी क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, तो वहां 1,20,000 रुपये आपको मिलेगा, और अगर आप डिफिकल्ट टेरेन पे हैं, पूर्वोत्तर राज्य ये सब में है, पर्वतीय एरिया में है, तो आपको 1.3 लाख आपको पैसा हेल्प के रूप में मिलेगा, और आप घर बना लीजिए। अब कैसे कैसे इसका जो है लागत देखते हैं, तो देखिए 60-40 रेशियो, मतलब सेंटर स्टेट का, यानी ये क्या है, एक दो तरह का होता है स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है। जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रहेगा, मतलब क्या होगा, 100% सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तो कहीं कहीं 60-40, कहीं कहीं पे 90-10, इस तरह से। तो 100% सेंट्रल फंडिंग केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। 90-10 का रेशियो कहाँ पे, कहाँ मिल रहा है आपको, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य में। कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम्स, और कौन कौन सा योजना है, इसमें कौन कौन सा योजना शामिल हो गया, SBM 12,000 आपको टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए, शौचालय निर्माण के लिए, 90 से 95 डे ऑफ अनस्किल्ड वेज हाउस बिल्डिंग के लिए, मतलब मनरेगा का जो लेबर फोर्स है उसको हाउस बनाने में लगा दिए।
तो क्या हो गया, दो दो तीन तीन स्कीम, सारा स्कीम जो है एक साथ कोलेबोरेट हो गया। केवल आप मेड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, वही सब बनाए, उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। और 90 से 95 दिन का अनस्किल्ड लेबर जो है इसमें लगा दिया। पीएम उज्ज्वला योजना, एलपीजी गैस कनेक्शन, इसको भी जोड़ दीजिए। केवल घर बनाइए नहीं, घर के साथ क्या है, सिलेंडर भी दीजिए, ताकि जो है धुआं रहित आपको क्या मिल सके, खाना बना सके पुअर जो है। ठीक है। बेनिफिशियरी लेट क्या, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टर आर नॉट अलाउड, खुद से कंस्ट्रक्शन करेगा, ठेकेदार नहीं। पात्रता क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, तो SECC सोशियो इकोनॉमिक जो डेटा है आपका, उसके तहत वहां से आवास सर्वे वेरीफाइड करेगा ग्राम सभा के द्वारा कि किसको ये पीएम आवास योजना ग्रामीण मिलना चाहिए। इतना सब करने के बाद क्या होगा, मिल जाएगा, दोज पीपल आर एलिजिबल। ठीक है। तो आप देखें कि पीएम आवास योजना ग्रामीण में क्या क्या होगा, तो ये क्या होगा, हाँ, ये हाउसलेस हाउस होल्ड, जिसके पास कच्चा मकान है 1 से 2 कमरा वाला, ये सबको आपको मिलेगा। कंपलसरी इंक्लूजन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या, आपको जो भिक्षा पे निर्भर हैं, मैनुअल स्कैवेंजर हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल हैं, पीवीटीजी, पीवीटीजी, ये सब जो हैं बॉन्डेड लेबर हैं, ये सबको मिलना ही मिलना है। फिर क्या है, किसको नहीं रखना है, डेप्रीवेशन स्कोर, हाँ सॉरी, डेप्रीवेशन स्कोर मतलब क्या क्या देखते हैं, नो एडल्ट 16 से 59 साल, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड विदाउट एडल्ट, मतलब 16 से 59 साल के बेस्ट नहीं। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, वयस्क पुरुष बिना महिला प्रधान परिवार, सक्षम जो बेस्ट हैं बिना दिव्यांग, दिहाड़ी पर मजदूर, भूमिहीन परिवार, ये सबको क्या है, मिलेगा। एक्सक्लूजन किसको किसको इससे निकाला जाएगा, तो जो जिसके पास मोटर व्हीकल है, किसान क्रेडिट कार्ड में 50,000 से ज्यादा जो है लिमिट है, जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, ये लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नहीं मिलेगा, उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। एप्लीकेशन, तो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण का पोर्टल है, उस पे जाएंगे, आधार बैंक डिटेल ये सब देंगे, बाकी तो आप खुद है। और आधार लिंक बैंक डाकघर खाते से सीधे आपके अकाउंट में आएगा, और इसका ऑनलाइन ट्रैकिंग होगा कि फंड ट्रांसफर कैसे हुआ नहीं हुआ, ये सब जो आपका देखा जाए। अब देखिए ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में ये भी था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसका स्थापना कब हुआ था, 1995 में, 95 में 15 अगस्त 1995, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। फिर क्या है, अब बाकी पता ही है, सोशल असिस्टेंस के लिए है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बता दिए, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो ये है कि पेंशन, फैमिली को बेनिफिट, ये सब आपको मिलेगा। तो ये चीज हम देखें, यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन, इक्वल कवरेज बेनिफिशरीज अक्रॉस इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या है इस एक्ट का, तो आर्टिकल 41 डीपीएसपी का है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसके आर्टिकल 41 जो है वो इसको बैक करता है। ठीक। फिर कंपोनेंट्स ऑफ सब स्कीम, इसके और कौन कौन से हैं, तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, बीपीएल इंडिविजुअल जो 60 प्लस हैं और या उससे ज्यादा हैं, 80 प्लस हैं, उसको मिलेगा ये। फिर क्या, विडो के लिए पेंशन है, तो 40 से 79 साल की जो विडो है उनको ये मिलेगा, विधवा पेंशन योजना।
फिर क्या, डिसेबिलिटी पेंशन बीपीएल 18 प्लस, और जिनका डिसेबिलिटी क्या है 80% या उससे ज्यादा है। वन टाइम लमसम डेथ मिलता है आपको, डेथ अगर होता है तो जो प्राइमरी बेड विनर है उस सोसाइटी, उस मतलब फैमिली में 18 से 64 साल बीपीएल फैमिली, तो उसके लिए भी स्कीम है। अन्नपूर्णा जो है 10 किलो जो है फूड ग्रेन पर मंथ ये मिलता है, ठीक है। तो ये सब और सारा स्कीम जो आप देख रहे हैं इंडियन सिटीजन एंड बीपीएल हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन, इसमें कोई भी डिस्पैरिटी नहीं किया जाएगा, एज जेंडर ये सब उसके आधार पर। एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो आपका उमंग पोर्टल है, स्नैप पोर्टल उमंग एप्लीकेशन है, वहां पे जाकर के आप कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भी आप जमा कर सकते हैं, जो भी अधिकारी हैं अलग अलग स्टेट में वहां पे ब्लॉक लेवल पे या अदर पे। लेट्स मूव टू अनदर स्कीम, जवाहर रोजगार योजना। ओके, ये आपका जवाहर रोजगार योजना 1989 में इसका शुरुआत किया गया राजीव गांधी जी के द्वारा। इस स्कीम को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम और आरएलईजीपी जो है ये दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो बस अभी जैसे पीएम इंदिरा गांधी आवास योजना को इनहेंस करके पीएम आवास योजना ग्रामीण जो बनाया गया, बहुत सारे फैक्टर को जोड़ा गया। कैसे देखे उज्ज्वला स्कीम, कैसे उसमें देखे कि मनरेगा को इंटीग्रेट किया गया कि 90 से 95 डेज जो है वो मनरेगा के वर्कर इसमें काम करेंगे और उससे घर बनेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी मर्ज किया गया स्कीम को, और बस यही है। प्रकृति क्या है, भारत सरकार की प्रमुख ग्रामीण योजनाओं में से ये भी एक है। और इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार के कम से कम क्या, एक सदस्य को 50 से 100 दिन की मजदूरी, बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी इसका समाधान करेगा। मतलब ये क्या था आपका, मनरेगा, एमजी नरेगा का प्राइमरी वर्जन ये था, ठीक है। चलिए देखिए, तो यही है। और विकेंद्रीकृत है, आपको पता है ये 70% फंड जो है वो विलेज पंचायत इसको करेगी। फंडिंग क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके ऐसे योजना को करती है। 80-20 का रेशियो, 80 सेंटर देगी और 20 ये। वेज मटेरियल अगर देखते हैं वेज में तो 60-40 का। टारगेट ग्रुप कौन है, बीपीएल है, 30% जॉब रिजर्व फॉर वीमेन, प्रेफरेंस एससी एसटी को दिया जाएगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर को जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, जिस तरह से उसमें कॉन्ट्रैक्टर को प्रोहिबिट किया गया कि नहीं, घर जो बनेगा एमजी नरेगा के वर्कर के द्वारा बनेगा, ठीक उसी तरह से यहाँ भी जो आपको जवाहर रोजगार योजना है उसमें भी क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्टर को प्रोहिबिट किया गया। इवोल्यूशन एंड सक्सेसर। तो और भी धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पे जवाहर क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जीजेएसवाई जो है ये सबको, और भी जो इसको हम देखेंगे बाद में ये सब आया। अब जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, यहाँ से हम अगले क्लास में देखेंगे। आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो विराट कम्प्लेक्स, बोरिंग रोड,
यहाँ आप आ सकते हैं, 3rd फ्लोर पे हमारा क्लास है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट इसका कोर्स, केवल ईपीएफओ नहीं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम जो होता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम है आपका, ये ईमेल है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।